नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तिपाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हमारा जो आज का वीडियो है वो जाने वाला है मानव रक्त पे। आज हम बात करेंगे मानव रक्त। तो चलिए बिना देर लगाए हम आपका वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें। क्योंकि देखिए, कमेंट करने से क्या होता है, जो वीडियो बनाने वाला होता है उसको एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमसे कोई पढ़ रहा है, कोई सीख रहा है, यदि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करें और लाइक करें। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल है या फिर समझ इसमें कुछ तो है, तो प्लीज़ आगे शेयर करें। चलिए बिना देर लगाए हम आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सर्वप्रथम आपको बताएं, जो मानव रक्त है इसकी खोज कब हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, आप लिख लीजिए, मानव रक्त की खोज 1900 से 1901। 1900 से यहाँ पे लिख लीजिए खोज 1900 से 1901 में हुई थी। किसने की थी? तो वो थे कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। ठीक है, देखिए मानव रक्त, हमारा जो रक्त है उसकी खोज कब हुई थी? उसकी खोज हुई थी सन 1900 से 1901। 1900 से 1901 के बीच में हुई थी। किसने की थी? तो वो थे कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। अब हम आपको बताएं कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। अध्ययन, ये जो मानव रक्त है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। अध्ययन कहलाता है इसका हेमेटोलॉजी। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको कुछ और जानकारी इसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ये जो मानव रक्त, ये हमारा जो ब्लड होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? चलिए जानते हैं। दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। पहला होता है प्लाज्मा, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं रक्त कणिकाएं। उसको क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं, या फिर आप कह लीजिए कि उसको रुधिराणु भी बोलते हैं। इसको क्या? रुधिराणु भी इसको बोलते हैं। रक्त कणिकाएं और रुधिराणु। ठीक है, रक्त रुधिराणु भी इसको बोलते हैं। देखिए, ये हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? प्लाज्मा होता है, ये कितना पाया जाता है रक्त में? तो इससे ये पाया जाता है हमारा 55% से 60% तक पाया जाता है। और ये जो हमारे रक्त कणिकाएं हैं, ये कितनी पाई जाती हैं? ये हमारे 45 से 50, ये हमारी 45 से 50 पाई जाती हैं। देखिए, ये जो रक्त कणिकाएं ये हमारे 3 भागों में डिवाइड होती हैं। कितने? 3 भागों में डिवाइड होती हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला आप लोगों ने सुना होगा, पहला है आरबीसी जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा हमारा होता है डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरी हमारी आती है प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा मैंने आपको बताया था, ये कितना होता है? ये होता है 55% से 60% तक हमारे रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। अब हम बात करें इसका ये मतलब क्या करता है, इसका क्या होता है? ये विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाती है
उसमें सहायता करता है। कौन? प्लाज्मा। उसमें उसमें उसका थक्का जमाने में क्या सहायता करता है? प्लाज्मा। आगे क्या होता है? ये प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रोनोजिन। एक इसमें प्रोटीन पाया जाता है जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? हमारा जो रक्त होता है उसको क्या प्रोटीन निकाल कर, इससे क्या प्रोटीन निकाला जाता है। क्या होता है? प्रोटीन निकाल दिया जाता है तथा जो बचा हुआ प्लाज्मा होता है, देखिए इससे क्या होता है? ये जो होता है फाइब्रिनोजन, ये क्या करता है? ये हमारे रक्त से क्या प्रोटीन निकाल दिया जाता है और बचा हुआ जो प्लाज्मा होता है, जो शेष हमारा प्लाज्मा बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेरम। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेरम। जो बचा हुआ प्लाज्मा होता है वो रह जाता है, उसको हम सेरम के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कार्य की, कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका सर्वप्रथम कार्य होता है, ये क्या करता है? हमारे प्लाज्मा जो होता है वो हमारे शरीर में पचे हुए भोजन का क्या करता है? पचे हुए भोजन का क्या करता है? पचे हुए भोजन का संवहन करता है। ये पचे भोजन का संवहन करता है। और इसका नेक्स्ट कार्य क्या है? ये हार्मोन्स का भी संवहन करता है। किसका? हार्मोन्स का। हमारे प्लाज्मा द्वारा हार्मोन्स का भी संवहन होता है। और क्या होता है? ये जो हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उसका संवहन कौन करता है? तो वो हमारे शरीर में जो उत्पन्न हार्मोन्स है उसका संवहन हमारे प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताएं कि ये प्लाज्मा का अगला कार्य क्या होता है। ये होता है ये रक्त का। देखिए ये क्या होता है? ये रक्त का तरल भाग होता है। कैसा भाग होता है? यदि आपसे कोई पूछे ये प्लाज्मा जो है वो किस प्रकार का भाग है, तो ये प्लाज्मा जो है हमारे रक्त में एक तरल भाग है। रक्त का तरल भाग है। ये हमारे रक्त का तरल भाग होता है। कौन? प्लाज्मा। और आपको हम बता दें इसमें केंद्रक पाए जाते हैं? जी नहीं। अब तो आप लिख लीजिए इसमें केंद्रक व डीएनए। इसमें केंद्रक और डीएनए जो है वो नहीं पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। और हम आपको बता दें इसमें क्या होता है। पहले दोस्तों आगे देखिए, इसमें जो जल पाया जाता है वो हमारा 90% होता है। जल वो होता है वो कितना होता है? 90%। जल जो है वो 90% पाया जाता है। और बात करें प्रोटीन की कि ये प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी पार्ट में प्लाज्मा में कितना 7% पाया जाता है प्रोटीन। और आगे हम बात करें लवण कितना पाया जाता है। लवण पाया जाता है तो ये होता है 0.9 लवण पाया जाता है। और आपको बता दें कि ग्लूकोज यानी कि जो मीठा मतलब मीठा जो होता है ग्लूकोज, वो कितना पाया जाता है, तो ये हमारा पाया था 0.1%। 1%। देखिए 90% प्लाज्मा में जल पाया जाता है और 7% प्रोटीन पाया जाता है और 0.9% लवण पाया जाता है और ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है। और बाकी जो अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य जो पदार्थ होते हैं वो हमारे शेष पाए जाते हैं 2%। कितने? 2% पाए जाते हैं। देखिए ठीक है।
और इसमें क्या है, ये जो फाइब्रोनोजन है, ये क्या करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है प्लाज्मा के अंतर्गत, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, कौन ये इसको बोलते हैं फ्राइविनोजन। ठीक है, फ्राइविनोजन ये सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे बॉडी पार्ट के अंतर्गत, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी प्रोटीन, हमारी जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है सबको निकाला जाता है, शेष जो बच जाता है उसे क्या हम बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को प्लाज्मा समझ में आ गया होगा कि ये जो प्लाज्मा होता है ये किस प्रकार से अपना कार्य करता है, किस प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरे पॉइंट थे आपके वो हम बताते हैं, यानी कि जो थी रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं यानी कि रुधिराणु कितने प्रकार की थी, तो वो 3 प्रकार की थी। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, ये क्या होता है, इसकी यदि हम खोज की बात करें कि इसकी खोज कब हुई थी, तो प्यारे दोस्तों इसकी खोज हुई थी, वो हुई थी हमारी 1678 ईस्वी में। कब हुई थी, 1678 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यदि देखिए इसकी खोज 1678 ईस्वी में हुई थी। ये किस में पाया जाता है, ये जो आरबीसी होता है ये स्तनधारी, ये क्या होता है, जो मानव मतलब जो स्तनधारी होते हैं उसमें क्या होता है, ये उभयतल पाया जाता है। मतलब ये जो आरबीसी होता है ये हमारे जो स्तनधारी होते हैं उसमें क्या देखिए ये जो होता है आरबीसी जो होता है ये स्तनधारी जीवों में कैसा अवयवतल होता है। ठीक, कौन, आरबीसी। आगे हम बात करें, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि क्या होता है, देखिए स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव, कौन, ऊंट, क्या, ऊंट व लांबा, क्या होता है, ऊंट व लांबा में क्या होता है, केंद्रक होते हैं, केंद्रक होते हैं, या फिर कह लीजिए कि पाए जाते हैं। इसमें क्या है, स्तनधारी जो जीव होते हैं, देखिए पहले तो जो इसमें क्या है, वो जो होता है कहते हैं कि कह लीजिए मानव जो होते हैं उसमें क्या है, उभयतल केंद्रक नहीं ये आरबीसी उभयतल होता है और केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जबकि क्या है, स्तनधारी ऊंट और लांबा भी स्तनधारी होता है, लेकिन उसमें केंद्रक जो है वो पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। चलिए हम आगे बात करें और आपको बताएं कि आगे इसका किस प्रकार से होता है। यदि हम बात करें इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो है, निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थिमज्जा, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जब भ्रूण में होता है, जब भ्रूण होता है यानी कि जो प्रेग्नेंट होता है होती है महिलाएं, तो इसमें तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण हमारा होता है, लिख लीजिए इसमें, भ्रूण कह लीजिए, या फिर हाँ भ्रूण कह लीजिए, जो भ्रूण छोटा बच्चा होता है, मतलब बिल्कुल भ्रूण उसको कहते हैं जो कि क्या गर्भकाल में होता है, उसको ही क्या भ्रूण बोलते हैं। वहाँ उसमें उसका निर्माण जब वो भ्रूण में, तो तब उसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप लिख लीजिए उसका निर्माण होता है हमारा यकृत तथा प्लीहा में, यकृत तथा प्लीहा में, प्लीहा
में। यकृत तथा प्लीहा में इसका देखिए, जब व्यक्ति भ्रूण जन्म ले लेता है उसके बाद में उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, किसका, आरबीसी का। और जब तक माँ के गर्भ में रहता है, तो जब भ्रूण होता है, तब कहाँ होता है इसका निर्माण, तो यकृत तथा प्लीहा में इसका निर्माण होता है। यदि हम बात करें इसका जीवन काल कितना होता है, देखिए इसका जीवन काल इसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो होता है हमारा 20 से 120 डेज का। कितना, 20 से 120 डेज का इसका जीवन काल होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, यदि हम बात करें कि आरबीसी जो है इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है हमारी यकृत तथा प्लीहा में। यकृत तथा प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, इसकी आरबीसी की। ठीक है, अब बात करें इसकी संख्या कितनी होती है, हमारे जो आरबीसी होता है इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या, तो इसकी संख्या आप लिख लीजिए 4 पॉइंट कितनी होती है, 4 पॉइंट इसकी संख्या होती है 4.56 मिलियन होती है, 5-6 मिलियन 5-6 मिलियन इसकी संख्या होती है। यदि हम बात करें कि इसका जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, तो इसका ये लाल रक्त किसके कारण होता है, लाल रक्त किसके कारण होता है, तो प्यारे दोस्तों ये जब लाल रक्त है ये हमारा हो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ये हमारा ये आरबीसी है, ये हीमोग्लोबिन के कारण इसका ये कैसा होता है, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, ये रंजक कारण, रंजक कारण, ये हीम जो होता है ये रंजक कारण, इसमें हीम में रंजक कारण होता है। और जो ये ग्लोबिन होता है इसमें कि लौह युक्त प्रोटीन। देखिए ये जो हीम होता है ये रंजक कारण होता है, और जो ग्लोबिन होता है ये हमारा लौह युक्त प्रोटीन होता है, जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें, और हम आपको बताते हैं कि आरबीसी, ये जो आरबीसी होता है ये हमारा सोने के टाइम कितना बढ़ता है या फिर कितना कम होता है। तो ये सोने पर हम जब सोते हैं तो ये क्या होता है, 5% है कम होता है। कैसा होता है, 5% कम हो जाता है। वहीं पर यदि हम कहीं ऊंचाई पर हो, जो कि उसकी जो ऊंचाई हो 4200 मीटर ऊंचाई पर हो, तो क्या होता है, इसमें मानव शरीर में आरबीसी की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है, तो उसकी हो जाती है 30%। मानव शरीर के अंदर इसकी 30% वृद्धि हो जाती है, किसकी, आरबीसी की। कब, ऊंचाई होने पर। और जब हम सोते हैं तो 5% क्या है, आरबीसी हमारे बॉडी पार्ट में, यानी कि आरबीसी कम होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और हम आपको बता दें आरबीसी जो है क्या करता है, इसका मतलब यदि बोले कि इसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये हमारे शरीर की हर कोशिका को, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन देता है। ठीक, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन देकर उसको उनको सुरक्षित रखता है। कौन, आरबीसी पहुंचाता है। देखिए हमने आपको पहले बताया कि देखिए बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन मिलती है वो फेफड़ों द्वारा शुद्ध होकर हृदय में जाते हैं। हार्ट क्या करता है, वो बाकी पूरे शरीर में इसको प्रविष्ट करा देता है, जो कि हर प्रत्येक कोशिका को इसकी प्राप्ति होती है। आरबीसी प्रत्येक कोशिकाओं में कह लीजिए कि क्या लीजिए O2 यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का पहुंचाती है। ठीक, CO2 बाहर करती है और O2 को मतलब उसमें मिक्स करती है।
चलिए अब हम आपको बता दें कि इसको मतलब आरबीसी में रोग कौन से हो जाते हैं। तो इसमें हमारा रोग हो जाता है, वह हो जाएगा पीलिया। पहला हमारा हो जाएगा पीलिया। फिर उसको एक रोग जो होता है उसको हम बोलते हैं रक्त क्षीणता। रक्त क्षीणता यानी कि ब्लड में हमें क्षीणता मतलब ब्लड में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको बोलते हैं रक्त क्षीणता। नंबर 1 पे पीलिया हो जाती है, नंबर 2 पे हो जाती है पीलिया। यदि हम इसकी आरबीसी माप करें तो इसकी माप किससे होती है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसकी जो माप होती है वो होती है हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से इसकी जांच यानी कि यहाँ पे माप की जा सकती है किसकी, आरबीसी की, यानी लाल रक्त कणिकाएं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको इथ्रोसाइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इथ्रोसाइड, इसको इथ्रोसाइड भी बोल सकते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम आरबीसी के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आरबीसी के बाद हमारा जो आता है वो आता है डब्ल्यूबीसी। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अब हमारी जो हेडिंग है वो पड़ जाएगी WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं किसको बोलते हैं, WBC को हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, ये क्या है, ये जो WBC है ये क्या है, ये हमारे जो बॉडी पार्ट में है ये सबसे बड़ी कह लीजिए रचना पाई जाती है। कैसी, सबसे बड़ी रचना, सबसे बड़ी रचना पाई जाती है जो कैसी होती है, जो कि अमीबा के समान होती है। कैसी, अमीबा के समान। अमीबा होता है ना ऐसे ऐसे करके, जो कि अमीबा के समान ये होती है। ठीक है, कैसी होती है, अमीबा के समान इसकी रचना होती है। और प्यारे दोस्तों हम आपको बताएं, देखिए ये जो WBC होता है इसमें केंद्रक और डीएनए भी होता है। केंद्रक तथा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक और डीएनए भी होता है किसमें, श्वेत रक्त कणिका में। अब WBC का यदि हम बात करें, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका भी निर्माण हमारा कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। किसका, WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, इसकी यदि मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु रक्त में ही होती है, यानी कि ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, WBC की मृत्यु है इसकी इसमें रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम बात करें कि इसका जीवन काल कितना होता है। देखिए ये होती तो सबसे बड़ी रचना है, मतलब रक्त कणिका में सबसे बड़ी रचना होती है, फिर भी इसकी मृत्यु कब हो, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल जो होता है वो हो जाएगा 2 से 4 दिन। ये 2 से 4 दिन में ही इसका 2 से 4 दिन का ही जीवन काल होता है। किसका, WBC का 2 से 4 दिन का होता है। यदि हम बात करें कि इसमें संख्या कितनी होती है, WBC की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या यहाँ लिख लीजिए। इसकी संख्या 5 से 11,000, 5 से 11,000 के बीच में इसकी संख्या होती है। किसकी, WBC की। चलिए आगे बढ़ते हैं। WBC में देखिए 2 प्रकार पाए जाते हैं, वे कौन कौन से होते हैं।
यहाँ पे लिख लीजिए प्रकार, प्रकार जो कि दो होते हैं, जो कि दो होते हैं। पहला जो प्रकार हमारा होता है वो हो जाएगा, जो पहला होता है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, साइट्स। लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं, ये WBC होते हैं, इसमें दो प्रकार की कह लीजिए दो प्रकार पाए जाते हैं, जो कि एक हमारा होता है लिम्फोसाइट और दूसरा हमारा जो होता है वह हो जाएगा मोनोसाइट्स। क्या होता है, मोनोसाइट्स। दूसरा हमारा हो जाएगा मोनोसाइट्स। देखिए अब इसका कार्य क्या होता है। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे RBC को यानी कि हमारे बॉडी पार्ट में ये क्या करते हैं, ये हमें बीमारी से बचाते हैं। ये WBC में क्या इसको बीमारी से बचाते हैं। यहाँ पे आप पॉइंट डाले, बीमारी से बचाना। ये बीमारी से बचाते हैं कौन, लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी पार्ट में बीमारी से हमको बचाते हैं। और अगला हमारा है मोनोसाइट्स। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में किसी भी घाव को भरने का कार्य करता है। तो आप लिख लीजिए घाव को, घाव को भरने का कार्य करता है। घाव को भरने का कार्य करता है कौन, मोनोसाइट्स। देखिए इसमें दो प्रकार पाए, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की जो बीमारी हो जाती है उसको क्या करता है, उसको बचाता है, उसको बचाने का प्रयास करता है कौन, लिम्फोसाइट, यानी कि उसको किसी भी बीमारी से बचाने का कार्य करता है। और जो मोनोसाइट्स होता है ये क्या करता है, घाव को भरने, किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे बॉडी पार्ट में यदि घाव हो जाता है तो उसको भरने का कार्य कौन करता है, मोनोसाइट्स इसका भरने का इसको कार्य करता है। अब हम बताएं कि इसका कार्य क्या होता है। देखिए आगे जो WBC है इसका कार्य होता है रोगाणु जीवाणु को नष्ट करता है। देखिए रोगाणुओं व जीवाणु देखिए को नष्ट करना। देखिए दोस्तों होता क्या है, यदि हमारे बॉडी पार्ट में किसी भी प्रकार के रोगाणु अथवा जीवाणु हो जाते हैं तो उसको मारने यानी कि नष्ट करने का कार्य हमारा WBC के अंतर्गत आता है। और क्या होता है, ये किसी भी संक्रमण से हमको बचाता है, कोई भी बीमारी हो उससे हमें ये बचाने का कार्य करता है। अब हम बात करें कि इससे हमें रोग कौन से हो जाते हैं, तो इससे हमें दो रोग हो जाते हैं। एक हमारा रोग जो होता है वो हो जाता है एड्स और एक होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, लिख लीजिए एड्स रोग, एड्स हो जाता है और रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर, इससे हमें दो रोग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आप आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अब हमारा जो रह गया है एक, उसको क्या बोलते हैं। तो हम चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि देखिए इसके हमने तीन रक्त कणिकाएं थी, इसके तीन पार्ट बताए थे हमने, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो अब हमारा जो तीसरा बचा है ये हमारा था, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पे कि चलिए अब इसको भी जान लेते हैं कि ये किस प्रकार का, यानी रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की ये कणिकाएं हैं और इनका भी हमारे बॉडी पार्ट में यानी कि रक्त में किस प्रकार से कार्य होता है, जिसको क्या बोलते हैं। जो तीसरा हमारा होगा वो हमारा आ जाएगा तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, देखिए प्लेटलेट्स ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो
थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको बोलते हैं, किसको, प्लेटलेट को। देखिए प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है, ये जो होता है ये मानव और अन्य जो जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं। क्या, प्लेटलेट्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं या फिर मानव, ठीक है, इन दोनों में पाए जाते हैं। और क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होता है वो नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण भी किसमें, अस्थिमज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। इसका निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। बोले कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में, प्लीहा में निर्माण मृत्यु, ठीक है, निर्माण अस्थि मज्जा में, मृत्यु प्लीहा में होती है। और बोले कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन हो जाएगा 3 से 5 डेज तक। 3 से 5 डे तक क्या होता है, इसका जीवन काल होता है, किसका, प्लेटलेट का। और आगे हम बात करें इसकी संख्या कितनी होती है, किसकी, प्लेटलेट की जो संख्या होती है हमारे रक्त में कितनी होती है शरीर में, तो ये होती है 1.5 से लेकर 4.5 लाख लगभग। 1.5 से लेकर 1.5 के लगभग में इसकी संख्या जो है होती है, ठीक है। आगे हम बात करें ये क्या होता है, इसमें कौन सा रोग हो जाता है, तो हमें ये डेंगू, इससे क्या होता है, डेंगू रोग, इससे जो रोग हो जाता है वो कैसा होता है, डेंगू रोग हो जाता है, जो कि मच्छर के काटने से होता है डेंगू रोग। देखिए ये क्या करता है, ये जो प्लेटलेट्स, ये क्या है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करती है। और जो रक्त का थक्का बनता है हमारे बॉडी पार्ट में, मतलब कहीं पर भी, तो उसके वो 3 प्रकार में होकर तब जाके रक्त का थक्का बनता है। तो किस किस प्रकार से बनता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए उसके थक्का बनाने की प्रक्रिया, पहले डाले थक्का बनाने की प्रक्रिया, थक्का बनाने की प्रक्रिया कितनी होती है, 3 होती हैं। तो चलिए हम आपको भी समझाते हैं। देखिए पहले आप थक्का बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे, आप लिखेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथेम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन हो जाएगा, प्लस थ्रोम्बिन ये हमारा हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा हमारा हो जाएगा थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन, क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजेन प्लस फिब्रिन और बराबर रक्त रुधिराणु प्लस रक्त रुधिराणु, ठीक है, प्लस रक्त रुधिराणु बनता है, ठीक है। देखिए हम आपको बता दें, सबसे पहले
थ्रोम्बोप्लास्टिन बनना, प्लास्टिन प्लस प्रोथोम्बिन प्रोथोम्बिन और प्लस कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बना। ठीक है, फिर थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन और प्लस, ठीक है, नहीं प्लस नहीं होगा, यहाँ पे मिलके ये बना। ठीक, अब जो तीसरी प्रक्रिया है वो विफ्रीन बनके, देखिए विफ्रीन देखिए इसको ये थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन मिलकर विफ्रीन बना, और विफ्रीन मिलके हमारा रक्त रुधिराणु बना। ठीक है, रक्त रुधिराणु मिलकर इसको प्लेस कर लिया, अब बना है रक्त का थक्का। देखिए इतनी प्रक्रिया हमारे रक्त के थक्के में बनने में होती है। ठीक है, आप बताएं कि इसको समय कितना लगता है बनाने में। तो इसका जब ये रक्त का थक्का बनता है, इसको समय हमारा लग जाता है, वो हो जाएगा 2 से 5 मिनट। इसको जब इसका समय लगता है तो 2 से 5 मिनट का समय लग जाता है किसका, रक्त का थक्का बनाने में। चलिए अब हम आपको बताएं कि इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लगेगी, थ्रोम्बोसाइट्स। बात करें इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज आप लिख लीजिए 1882 ईस्वी में। इसकी खोज 1882 ईस्वी में। देखिए WBC, हाँ WBC का W जो BC होता है उसका हमने वो ये जो उसको बोलते हैं और नाम से, तो हमने नहीं बताया था, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपका ये मानव जो रक्त है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अगर आपको आज की क्लास में कोई गड़बड़ लग रही हो तो प्लीज कमेंट करें, क्योंकि देखिए सर्व ज्ञानी तो कोई नहीं होता। ठीक है, और मैं भी नहीं हूँ, मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ। तो मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आपको समझ में आए। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, किस प्रकार से हमने आज समझाया और आपको समझ में आया भी है या नहीं आया है। चलिए ये आप कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी कि आपको आज की हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी। देखिए मेरे दोस्तों, देखिए ये जो कोशिश है वो करती रहनी चाहिए। ठीक, चाहे किसी का कार्य, चाहे किसी कार्य भी में भी हो। देखिए हर इंसान जो इंसान है, प्रत्येक इंसान के अंदर उसके अंदर एक ना एक तो वो क्या एक ना एक उसके अंदर जिज्ञासा भरी होती है, जो क्या वो सुप्तावस्था में होती है, वो जान नहीं पाता कि हम क्या कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग सभी से कहना कि देखिए यदि आपका किसी चीज में मन लग रहा है कि मतलब नाचने में, गाने में, खाने में, जाने में, और या फिर कहीं नई नई चीज बनाने में, किसी की खोज करने, ये कैसे होता वो कैसे होता, तो आप पूरी लगन और मन के साथ वो कार्य करिए। कहीं ना कहीं आपको भी सफलता मिलेगी और आप एक नई पहचान के साथ जाने जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपना सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बनाए रहें, और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी है, और खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।